बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में आऊंगा फारूकी साहब आप पर। धारा 370 पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। 5 अगस्त 2019 को इतिहास बना गृह मंत्री अमित शाह का बयान, धारा 370 कभी वापस नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 10 साल में शांति और विकास हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान धारा 370 को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि धारा 370 कभी भी वापस नहीं होगा। मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता है। फारूकी साहब, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि धारा 370 वापस नहीं लौटने वाला है, उसको भूल जाइए। देखिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक पे इन लोगों ने डाका जरूर डाला है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अवाम अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। आर्टिकल 370 के लिए, 35A के लिए, जम्मू कश्मीर को हमारा जो स्टेटहुड का दर्जा हमसे छीना गया है उसके लिए हम जद्दोजहद। दो अलग अलग बातें फिर मिक्स कर रहे हैं सर। स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस मिलेगा, ये सरकार भी लगातार कह रही है, सही समय पर दिया जाएगा। धारा 370 और 35A का मामला अलग है, दो अलग अलग बातें हैं। सरकार का जो समय है वो बिल्कुल झूठ है। ये इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया है, तभी तो 400 पार नहीं कर पाए, 240 के अंदर ही फिर दो अलग अलग मुद्दे आप मिला रहे हैं सर। इस पर देखिए 370 की जहां तक अमित शाह साहब बात कह रहे हैं, अब इनको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए जी। अगर 370 अभी नहीं है, 35A नहीं है तो ठीक है, नहीं आ सकता तो ठीक है। शहजाद पूनावाला ने जो आंकड़े दिए उस पर क्या कहेंगे सर? शहजाद पूनावाला ने आंकड़े दिए, बताएं कि वहां पे कितना विकास कार्य किया गया है। बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि अब पत्थरबाजी नहीं होती है, युवा जो है अब वहां पर रोजगार के मौके तलाश रहे हैं, उनको मौके मिल रहे हैं। पूनावाला साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। हमारे यहाँ पे डीजल और पेट्रोल 50-60 रुपए लीटर होता था, अभी 100 से पार है। वही दाल हम 60 रुपए किलो खरीदते थे, अब 250 रुपए केजी खरीदते हैं। हम तेल 70-80 रुपए केजी खरीदते थे, इस वक्त 200-250 रुपए से ऊपर है। बेरोजगारी यहाँ पे इतनी है, पहले 10% थी, अभी 30% से ऊपर चली गई है। तो शहजाद पूनावाला साहब के पास कहने के लिए है क्या जो इन्होंने? शहजाद जवाब देंगे, शहजाद जवाब देंगे। गवर्नमेंट के स्टार्ट किए हुए हैं, शांति से सभी को सुना है, मैंने किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला। सभी पुराने प्रोजेक्ट वही अभी कंप्लीट नहीं इनसे हो पाए। अपना तो इन्होंने कोई एक प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया जम्मू कश्मीर में। अच्छा, मैं शहजाद पूनावाला से एक सवाल है सर, मेरा प्लीज एक सवाल है चंदन जी, कि जम्मू कश्मीर में हमारे एलजी साहब इतना लंबा सारे लोग बोलते हैं, मुझे फिर कर देने का 10 सेकंड आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। सवाल का जवाब दें। मनोज सिन्हा साहब पर चलिए सर, ऐसे नहीं हो सकता ना डिबेट, आप इतना लंबा सबका सुनाओ फिर ठीक है फारूकी साहब, एक ही बार में सारी बातें आप बोल जाएंगे सर, तो फिर जो है मुद्दा जो शुरू में आपने उठाया था वो तो गुम हो जाएगा। शहजाद, विकास नहीं हुआ है, दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की आपके राज्य में विकास नहीं हुआ। उत्तर दूंगा, मुझे केवल 40 सेकंड बिना इंटरप्शन। फारूकी साहब हो गया, आपने अपनी बात रख ली सर। फारूकी साहब आपने अपनी बात रख ली, अब सुनते हैं फारूकी साहब। ठीक है, अब बात सुन लेते हैं, जब आपने जो सवाल उठाए उस पर जवाब सुन लीजिए। हाँ, अब देखिए चंदन जी, 30-40 सेकंड में बात रखूंगा। इन्होंने कहा कि देखिए 370 हमको वापस लाना है। 370 था तब तक, राइट टू जॉब, राइट टू वोट, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ वाल्मीकि समाज के साथ नहीं था। आज कांग्रेस पार्टी आरक्षण की पैरवी करती है ना, SC ST की बातें करती है ना, एक संविधान की बात करती है ना, तो क्या वो 370 और 370 इस चुनाव से कैसे वापस आएगा भाई? और सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई इसके हटने पर छोड़ देते इस बात को। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी, देखिए इन पार्टियों का तो स्टैंड ही ये रहा है, कांग्रेस तो बहुत मजबूत है ना जम्मू कश्मीर में, तो कांग्रेस को ऐसी पार्टी की बैसाखी लेनी पड़ रही है जो कह रही है कि बलि का बकरा बनाया था। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था, तो यूपीए सरकार ने बताया नहीं था। आज मैं चाहता हूं, अमित रैना ने जो डिस्क्लोजर किया है ये बहुत महत्वपूर्ण। 10 सेकंड से चंदन जी, 10 सेकंड आर्टिकुलेट करने दीजिए। चंदन जी प्लीज मुझे 10 सेकंड आर्टिकुलेट करने दीजिए प्लीज। चंदन जी 10 सेकंड इस प्रकार से मत कीजिए। अपनी बात अपनी रख ली, आपने अपनी बात रख ली, उसके बाद फिर सुनने का की शक्ति। अब मुझे 10 सेकंड आर्टिकुलेट करने दीजिए। अमित रैना ने एक बात कही है कि उमर अब्दुल्ला को बिल्कुल मालूम था कि ये अफजल गुरु को लटकाया जाने वाला है, जबकि उमर अब्दुल्ला का सही उन्होंने कहा कि बयान था कि मुझे नहीं बताया गया। प्रियंका गुप्ता बताए, प्रियंका गुप्ता की सरकार थी, क्या यूपीए ने अंधेरे में रखा था उमर अब्दुल्ला को? और अगर उमर अब्दुल्ला को पता था तो वो आज झूठ क्यों बोल रहे? प्रियंका गुप्ता से पूछे सवाल, क्या बलि का बकरा बनाया था कोर्ट ने? प्रियंका गुप्ता को जवाब ही नहीं दे रही। वो चाहती है आरक्षण जम्मू कश्मीर में हो या ना हो, एक संविधान हो या ना हो। प्रियंका गुप्ता ने आसान तरीका अपनाया है, वो सवाल का कोई जवाब ही नहीं देती। उनसे प्लीज पूछिए, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। ठीक है, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे, उनसे संपर्क अभी हमारा टूटा है, उनसे जब दोबारा जो जुड़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। इन सबके बीच अब आरती जी,
क्या जम्मू कश्मीर में वाकई में आतंकवादियों की हमदर्दी ही इकलौता मुद्दा बचा है? अगर दोनों पार्टियां यह आरोप लगाती हैं कि वहां विकास नहीं हुआ, वहां बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो सिर्फ उसी मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाता? देखिए, कश्मीर और जम्मू ये दो डिफरेंट रीजन्स है। ये कश्मीर में जो अलगाववाद की जो राजनीति कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला से लेकर इल्तिजा मुफ्ती, ये जो खानदानी पार्टियां हैं जिन्होंने कश्मीर को जलाया, जिन्होंने कश्मीर के लोगों को मरवाया, इन पार्टियों की आप देखिएगा जो खासकर डायनेस्टिक के सायोन्स जो है, इन लोगों को सुनने वाला नहीं है कोई। कश्मीर में कोई भी जनता जो है जिसके साथ इतना जुल्म हुआ हो और उनको मालूम हो कि यही डायनास्टीज, ये दो डायनास्टीज जो है अब्दुल्लाज और मुफ्तीज की, इन्होंने पूरे कश्मीर के लोगों को बर्बाद किया, आपको लगता है कि वो माफ करेंगे? मुझे नहीं लगता। चाहे कितनी अलगाववादी बातें करे, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की जनता इनको माफ करने वाली है। जिनके बेटे मरे, जिनके घर जल गए, जो बेघर हुए, आज भी कश्मीरी हिंदू घर से बाहर है, आपको लगता है कि जनता माफ करेगी? नहीं करेगी। उमेश तलाशी साहब, पहले जो है टोपी निकाल करके रखना हो उमर अब्दुल्ला साहब की ओर से 2 सीटों पर चुनाव लड़ना, क्या डेस्परेट अटेम्प्ट है कहीं ना कहीं आतंकियों की बात करना, उनसे हमदर्दी जताना? कैसे डेस्परेट अटेम्प्ट है? मतलब मैं समझा नहीं, क्या अटेम्प्ट है? डेस्परेट अटेम्प्ट एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जी, इस चीज को सिंपल सा स्टेटमेंट है सर, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि एक आतंकी को, कन्विक्टेड आतंकी को फांसी नहीं होने देता अगर मेरे अधिकार में होता। ये सिंपल स्टेटमेंट है आपके लिए। अब ये एलिगेशंस लगाना, ये स्टेटमेंट सिंपल है सर आपके लिए, पहले ये बताइए ना। जवाब सुनिए। अब नहीं, मेरा सवाल सिंपल है कि ये क्या एक सिंपल स्टेटमेंट है? एलिगेशंस लगाना, ये एक प्रूवन आतंकी को आप ये कह रहे हैं कि सिंपल स्टेटमेंट है। उमर अब्दुल्ला एक बड़े नेता है। 370 की बात होती है तब भी कहते हैं कि नेशनल। नहीं, उमेश तलाशी साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। नैरेटिव बनाना, सुनिए, ये आप कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं सर? मैं ये पूछना चाहूंगा। नैरेटिव सेट करना बीजेपी का काम है, क्योंकि इनको पता है इनकी सियासी। अरे सर, आपके नेता का बयान है ना, इसमें बीजेपी का तो वो जो आप एंगल उठा रहे हैं उसमें शहजाद ने जवाब दिया। मेरा सवाल ये है कि आखिरकार आतंकी से हमदर्दी क्यों? ये बीजेपी का क्या डेस्परेट है उमर अब्दुल्ला? बात हमदर्दी की नहीं है, बात है क्या अचीव हुआ। बात है कि ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि सब नॉर्मल हो गया, सब हालात। सर, आपने एकदम शुरुआत में बजट, आपने इस बहस की शुरुआत में ये बात कही, ये सवाल मैंने रखा था। मेरा सवाल यह है कि आखिरकार ये इस तरह के बयान क्यों लाने की जरूरत पड़ी है अगर आप लोगों के पास मुद्दे हैं? क्या डेस्परेट है उमर अब्दुल्ला? देखिए, एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। बात करते हैं 370 की, कहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब को पता था। बात करते हैं अफजल गुरु की, कहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब को पता है। ये नैरेटिव जो सेट बीजेपी करती है, इनको जवाब देना जरूरी है जी। इनको इस चीज का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे वो तो चुनाव में जवाब होगा ना सर, अब तो चुनाव हो रहा है। 18 तारीख से जो है बाकायदा जनता वहां पर मोहर लगाएगी। आप जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं या वो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बस ये आग लगाने वाले स्टेटमेंट्स देते हैं। इनको पता है जम्मू कश्मीर में इनके सियासी जमीन। ठीक है, अमित रैना, सिर्फ ये अमित रैना, क्या ये डेस्परेशन है उमर अब्दुल्ला का? ये एलिगेशंस ठीक है, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उमेश तलाशी जी, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो आपने बात कही उस पर रिस्पॉन्स ले लेते हैं। ये बार-बार कह रहे हैं हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का एक बयान दिखाते डेवलपमेंट को लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आज कहता है हम कश्मीर में 370 वापस लाएंगे, छोड़ दीजिए। उसके बाद कहता है कि कश्मीर में हम प्री 1965 स्टेटस लाएंगे, जिसमें कश्मीर में वजीर आजम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, सदर रियासत होगा, प्रेसिडेंट होगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की रिट नहीं चलेगी, इलेक्शन कमीशन की रिट नहीं चलेगी, सीएजी की रिट नहीं चलेगी। ये इनके एजेंडा है, मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर लिखे हुए हैं। डेवलपमेंट की बात अगर आप कर रहे होते तो आपके उमर अब्दुल्ला आज बात कर रहे होते एम्प्लॉयमेंट की, आज बात कर रहे होते पावर फेलियर जो जम्मू कश्मीर में आ रही है उसको लेकर, आज आप बात कर रहे होते एम्प्लॉयमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। नहीं, मगर मैं बात करूंगा। अच्छा, उमर अब्दुल्ला ने एक और बात कही है, अमित जी एक और बात कही है, योगी के बुलडोजर का जिक्र किया है उमर अब्दुल्ला साहब ने। सवालों का जवाब मिल जाए। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का भी जिक्र किया है, वो बयान सुनाते हैं, उस पर भी बड़ी बहस करेंगे। जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में
बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। उमेश तलाशी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उमर अब्दुल्ला की पार्टी के नेता हैं। सर, इस बयान का मुझे जरा मतलब समझाइए। ये भी सिंपल स्टेटमेंट है? कैसा? बिल्कुल कैसे, मतलब आप किस तरीके से इस स्टेटमेंट को देखते हैं? एक टारगेट है, अगर आपके प्रधानमंत्री जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जब वो इलेक्शन में कुछ वोट्स हासिल करने के लिए कहते हैं कि आपके मंगलसूत्र छीने जाएंगे, घुसपैठ है, आप उस बयान को कैसे देखते हैं? क्या वो टारगेट नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या वो टारगेट नहीं है? लोकसभा चुनाव चल रहा है सर, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, कश्मीर चुनाव हो रहे हैं। कश्मीर चुनाव में बुलडोजर का जिक्र करना, कश्मीर चुनाव में असम की बात करना, मुसलमानों पर जुल्म की बात करना, कि नहीं है बात ये है कि अटैक है कि नहीं है, बात ये है कि बीजेपी पोलराइजेशन वाली सियासत करती है कि नहीं है, बात ये है कि बीजेपी हेट पॉलिटिक्स करती है। ठीक है, जवाब बीजेपी नेता देंगे, बीजेपी नेता देंगे। शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए। 30 सेकंड। क्या अनिरुद्ध सिंह जो हिमाचल में कहते हैं कि मस्जिद अवैध है और लव जिहाद हो रहा है, वो पोलराइजिंग करते हैं, या वो कांग्रेस के बयान है? तो कांग्रेस के बयान है तो उनके साथ आप क्यों हैं? दूसरी बात, आज मुसलमानों की बड़ी चिंता हो रही देश भर के। आपको पता है 370-35 से जब तक लागू था तो बिहार का मुसलमान अगर कश्मीर की बेटी से शादी करे तो कश्मीर की बेटी के बच्चों को पूरा अधिकार नहीं मिलता था। ये तो इनका मुसलमानों के प्रति प्रेम था। छोड़ दीजिए, प्रियंका गुप्ता आज आ गई वापस, उनसे पूछे क्या उमर अब्दुल्ला को पता था अफजल गुरु लटकने वाला है? क्या संविधान 1 होना चाहिए या 370 होना चाहिए? और आरक्षण जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के लिए होना चाहिए या 370 होना चाहिए? प्रियंका गुप्ता से पूछिए, बिना जवाब दिए वो बार बार भाग रही है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी से हमारा संपर्क टूट गया था, इस बीच वो बहुत धैर्य से बहस पूरी सुन रही थी। प्रियंका गुप्ता जी, उमर अब्दुल्ला के इन बयानों को लेकर के आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला से पूछिए कि 300 किलो RDX कहां से आया था, जिसमें हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी। पाकिस्तान से आपको शक है? पाकिस्तान से आया था, आपको शक है? पाकिस्तान से आया था, आपको शक है क्या? नहीं, पाकिस्तान से नहीं तो कहां से आया था? किसके हाथ में? आपके हाथ में। और आप निकम्मे हैं क्या जो देश की सीमा के अंदर 300 किलो RDX? 26/11 जब हुआ तब आपकी सरकार निकम्मी थी। जब आए दिन हर दूसरे हफ्ते बम ब्लास्ट होते थे तब आपकी सरकार निकम्मी थी। सीमा के अंदर 300 किलो RDX भेज देगा और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? मैं जवाब देता हूँ, बोलिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप बताइए, उमर अब्दुल्ला को अफजल गुरु की फांसी का पता था, हाँ या ना? आपकी सरकार में रहते हमारे देश की सीमाओं में आ जाता है तो आपको माफी मांगनी चाहिए इस देश से। 39 जवानों की शहादत के लिए माफी मांगनी चाहिए आपको इस देश से। आप बताइए ना, सत्यपाल मलिक जी ने जितने आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, उसमें किसको आपने जेल के अंदर डाला? क्या वो सच थे क्या झूठ थे? आप बताइए। क्या एक संविधान हो या 2 संविधान हो? प्रियंका गुप्ता, वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिले या ना मिले? नौकरियां दे दी, आज जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको कौन भरेगा? कौन भरेगा उनको? सवाल का जवाब मिलेगा आरक्षण और संविधान के विषय में, ये तो इनके प्रिय विषय है। 2019 से लगातार 271 केस आतंकवादी घटनाओं के हैं और 71 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें सीमाओं के अंदर घुसपैठ जारी है। किस आप शांति की बात करते हैं? आप जरा बता दीजिए आप किस शांति की बात करते हैं? इसमें अगर हम जो है सारी सरकारों से जो है इस पर अगर पूरा इतिहास में लेने लगे हिसाब किताब तक तो बहुत लंबी बहस की जाएगी। यहाँ एक सिंपल पॉइंटेड सवाल मेरा ये था कि उमर अब्दुल्ला के जो बयान है, प्रियंका जी, उमर अब्दुल्ला के जो बयान है, क्या कांग्रेस उससे खुद को अलग करती है, समर्थन करती है? क्या रुख है आपका? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बुलडोजर को लेकर? क्या इस पैनल में बैठा कोई व्यक्ति इस बात को की बात हो रही है? ये इनकी गंभीरता है एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की। अफजल गुरु के विषय पर ये बुलडोजर का मामला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को गुड जॉब बोला। मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे हैं आज अफजल गुरु का विषय जवाब नहीं दे रही हैं। आ चुका है, अब उस बात पर आप ये बताइए डीएसपी देवेंद्र क्यों छोड़ दिया? इन सबके बीच समस्या बस यही हो जाती है कि सवालों के जवाब नहीं, सवालों के जो है सवाल से जो है आंसर किया जाता है। इन सबके बीच आतंकियों को लेकर के सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो किया जाता है राजनेताओं की ओर से, ये बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत चुनौती है। कौन कौन से नेता हैं, उन्होंने क्या क्या बयान दिए इतिहास में जिसको लेकर के विवाद उठता रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं। 6 सितंबर 2024 को और ये कहते हैं उमर अब्दुल्ला कि हम अफजल गुरु की फांसी को कभी मंजूरी नहीं देती और ये इसी बयान को लेकर के हम बहस कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 5 मई 2024 को फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, एक दुश्मन देश को महिमा मंडित कर रहे हैं। 11 मार्च 2019 को राहुल गांधी कहते हैं जैश ए मोहम्मद के जो सरगना को मसूद अजहर जी।
एक आतंकी जिसने भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया, उसको सम्मानित करते, संबोधन करते हैं। जनवरी 2019 में महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जिन्हें आप आतंकी कहते हैं वो भूमि पुत्र हैं, भूमि पुत्र यानी कि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। 2018 में दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, उनको ओसामा जी कह करके संबोधित किया था दिग्विजय सिंह ने। वही फरवरी 2017 को फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि ये आतंकी नहीं है, ये कश्मीर की आजादी के योद्धा हैं, आजादी के योद्धा। शर्मनाक बयान इस तरह के आते रहे हैं। 2016 में रणदीप सुरजेवाला का बयान था, संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु को उन्होंने अफजल गुरु जी कह करके संबोधित किया। दिलचस्प बात यह है कि उनकी सरकार के समय उनको फांसी दी गई थी। शशि थरूर का भी एक बयान सामने आया, याकूब मेनन की फांसी को राज्य प्रायोजित हत्या, स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग कहा। 2012 में सुशील कुमार शिंदे ने हाफिज सईद को मिस्टर कहा था। 2012 में हम ये क्रोनोलॉजी इसलिए दिखा रहे हैं कि ये देख सके कि आखिरकार नेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं, ये सवाल उठता है। 2012 को सलमान खुर्शीद ने तब ये कहा था कि बाटला हाउस मुठभेड़ पर सोनिया गांधी रो पड़ी थी, वहां एक इंस्पेक्टर मोहन शर्मा शहीद हुए थे। 2008 में दिग्विजय सिंह ने बाटला हाउस के एनकाउंटर को फर्जी बताया था। एक इंस्पेक्टर की जो शहादत हुई थी उसको उन्होंने फर्जी करार दिया था। इस तरह की जो बयानबाजी होती है निश्चित तौर पर यह काफी अफसोसनाक है। प्रियंका जी, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आते रहे हैं लगातार, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। मैं सिंपली यह पूछना चाहूंगा कि अभी इस तरह के इस मुद्दे को क्यों उठाया गया? अगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया है तो उसी मुद्दे पर चुनाव लड़िए ना। फिर मुसलमानों की बात कश्मीर में क्यों लाई जा रही है? वहां तो कश्मीर में मुसलमान ही बहुसंख्यक हैं। नहीं, ये बताइए, अगर बुलडोजर की कोई बात कही जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गलत किया, वो तो टिप्पणी फैसला नहीं आया है ना अभी तो। अभी तो उसको लेकर के सिर्फ सवाल पूछा गया, उस पर यूपी सरकार की ओर से जवाब दिया गया, पूछा गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम उसके लिए एक लॉ बनाएंगे जो पूरे देश में लागू होगा। और फिर मैं आपको याद दिला दूं कि कश्मीर भारत। प्रियंका गुप्ता जी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अलग से कोई स्टेटमेंट आप मत दें कृपया। जी न्यूज के मंच पर आप इस तरह से अलग से स्टेटमेंट ना दें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब फैसला आएगा तो जी न्यूज उसे दिखाएगा। आपने एक सवाल नहीं पूछा कि देवेंद्र सिंह जो इनका डीएसपी था उसको इन्होंने क्यों छोड़ दिया? अलग अलग मुद्दे मत मिक्स कीजिए ना मैम। मेरा सिंपल सवाल है, उमर अब्दुल्ला के इन बयानों को किस तरह से आप देखते हैं? अफजल गुरु का जो मुद्दा उठाया है उसको किस तरह से देखती है कांग्रेस? अफवाहों में उसको छोड़ दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि लगातार आतंकवादियों को छोड़ने की घटना किसने की? कांधार हाईजैक में किसने आतंकवादियों को छोड़ा? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। कांग्रेस शासन के समय आतंकी नहीं छोड़े गए थे? चली आई है कांग्रेस पार्टी ने। अगर कोई अपराधी है तो ठीक है, शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। आप लोगों के ऊपर IC 814 को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे कि भाई आतंकियों को आपने छोड़ा, इस वजह से आतंकवाद बढ़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के चंदन जी मेरी बातों में हस्तक्षेप ना हो। चंदन जी, मैं भाजपा की ओर से दर्ज करवाना चाहता हूं कि आरक्षण पर, एक संविधान पर और अफजल गुरु के बयान पर कांग्रेस पार्टी एक भी स्टैंड क्लियर कट नहीं ले पाई है। इसका मतलब वो एनसी के साथ खड़ी है। 2 संविधान चाहती है, वो संविधान का आरक्षण नहीं चाहती है वहां पर, और वो नहीं चाहती है। मेरी बात हो जाने दीजिए। ये इस प्रकार से प्रियंका जी सुन लेते हैं ना। प्रियंका जी, मैंने प्रियंका की सारी बातों को सुना, अच्छी बुरी गलत सही, बात सुन लेते हैं। आप भी जो है आरक्षण वाली बात कई बार रिपीट कर चुके हैं। जनता को समझ में आना जरूरी है, ये डिबेट उनके लिए है। मैं रिटरेट करना, या तो आप मुझे 1 विंडो में लेकर ले सकते मेरी बात। प्रियंका जी ठीक है, प्रियंका जी बार-बार लगातार जानबूझ के कर रही है, सवाल उठाए उनके जवाब तो कर रही है करने के लिए। मेरी बात अब तक हो जाती नहीं। प्रियंका जी एक तरफा डिबेट नहीं चल सकती। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं अकेला हूं, इनके 3 साथी है, तब भी मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। ठीक है चंदन जी, ये मत करवाइए। ठीक है, प्रियंका जी तुरंत सबके बयान ले सकता है ताकि जनता का फायदा और लाभ हो। हम भी अपना समय लगाकर आते हैं इस डिबेट में। प्लीज शहजाद अपनी बात पूरी करें। बिना हस्तक्षेप के मिलेगी 30 सेकंड। जी बोले आप। मैंने प्रियंका गुप्ता जी से, ये क्या प्रियंका जी का ऑडियो चाहता ही नहीं है भाजपा की बात है। उनसे हम रिएक्शन लेंगे उसके बाद, शहजाद के रिस्पॉन्स के बाद। जी, मैंने प्रियंका जी से राहुल गांधी के विषय, संविधान एक होना चाहिए, अंबेडकर जी का आरक्षण होना चाहिए, उस पर जब पूछा एक को जवाब नहीं। अफजल गुरु पर जो उमर अब्दुल्ला का बयान है कि उसको लटकाने की जरूरत नहीं थी, ये सवाल मैं पूछ प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं शहजाद जी, मैं ये सवाल पूछ चुका। मैं कह रहा हूं कि मैं आ रहा हूं भाई अपने पॉइंट पर। जब वो चुप होती है तो आप चुप नहीं होते। नहीं मेरा सवाल मैं आ रहा हूं, मुझे पता है, मैंने लिख कर रखा है भाई। किए जाते हैं, क्या तरीका है डिबेट का? अरे शहजाद जी, आपने अपनी बात रख ली। अरे मुझे पता है कैसे डिबेट करनी है, मैं 20 साल से कर रहा हूं, मुझे करने दीजिए। मुझे पता है, मैं आ रहा था 10 सेकंड में। आप खामखा का समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे शहजाद जी, मैं सिंपली ये कह रहा हूं, आप अपनी बात रख चुके हैं, आप अगले पॉइंट पर आइए ना सर।
मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं जब रख रहा था तब ये बीच में बोल रही थी, दर्शकों को नहीं समझ में आता है। मैं इसी चैनल में एंकर रहा हूं सर, मुझे पता है मेरा काम। प्लीज, अब मैं इसलिए रिइटरेट कर रहा था, अब मैं आ रहा हूं इस पॉइंट पे। जब प्रियंका जी कहती है कि दविंदर सिंह को बेल मिल चुकी है, उसको सजा नहीं मिली है, वो बाहर छूट चुका है, क्या ये फैक्ट है? दविंदर सिंह आज भी जेल में है। दविंदर सिंह आज भी जेल में। अगर वो जेल में नहीं है तो मैं छोड़ने को तैयार हूं, या तो यह राजनीति छोड़े। करिए टेस्ट। दविंदर सिंह को एक केस में बेल मिली, वो यूएपीए में अब भी जेल में है, एनआईए के मामले में अब भी जेल में है, उसको बेल नहीं मिली, वो अंदर है जेल के। पर यहां पर झूठ परोसा जाता है। कौन से आतंकी को भाजपा ने छोड़ा है? हमने, भाजपा ने तो घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमने घुसकर पुलवामा के बाद बालाकोट किया है, 26/11 के बाद इन्होंने क्या किया? मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। हर दूसरे हफ्ते आतंकी हमले होते थे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, ठीक है, पॉइंट टेकन, सब जगह हमले होते थे। ठीक है, पॉइंट टेकन। अमित रैना, मुसलमानों पर अत्याचार का मुद्दा जम्मू कश्मीर में उठाया जाना, जो कि खुद मुस्लिम बहुल स्टेट है, क्या मायने हैं इसके? नहीं, मतलब आप कैसे, आपकी जो एथनिक माइनॉरिटी थी, जो 2% की माइनॉरिटी, तो आपने तो उसको घर से निकाल दिया, आपने उसके साथ जाति सहार कर दिया, उसके बाद आप ही विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं, तो मतलब महान है। देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। अफजल गुरु आते हैं उस शहर से, उस एरिया से जहां से मकबूल भट्ट आते हैं। मकबूल भट्ट थे एक सबसे बड़े आतंकवादी जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने JKLF फॉर्म करी थी। और JKLF फॉर्म करने में उनकी मदद किसने करी थी? वो करी थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर मेंबर हैं अब्दुल्ला साहब। ठीक है, नहीं अमित रैना जी, इस तरह के, मान लीजिए आपके पास अगर तथ्य हैं तभी इस तरह के आरोप लगाएं। जी न्यूज़ इस तरह के बयानों को जो है कतई इंडोर्स नहीं करता। हमारे मेहमानों के बयान उनके निजी हैं। अमित रैना, इस तरह के आरोप एक बड़े नेता पर अगर आप लगा रहे हैं, सब्सटेंशिएट अगर आपके पास प्रूफ हो तभी आरोप लगाएं। इस तरह के आरोप नेशनल न्यूज चैनल पर ना लगाएं। ये तो जग जाहिर प्रूफ है। मैं तो तुम्हें तलाशी हूं। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट आरती टिक्कू जी से। अमित जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा सर। ये प्रूफ है, फोटोग्राफ्स के साथ प्रूफ है। ये ठीक है, अभी निकाल देता हूं फोटोग्राफ्स गूगल। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट। ठीक है रैना साहब, आप आरती टिक्कू जी के साथ एक क्लोजिंग कमेंट लिख चाहूंगा। आरती जी। चंदन, सीधी सी बात है कि अब्दुल्लाज और मुफ्ती जो है, इन्होंने कश्मीर में अलगाववाद को जन्म दिया। अब अगर ये रो रहे हैं और इनको मालूम है कि जनता ने ओमर अब्दुल्ला को पिछली बार हराया, बहुत भारी बहुमत से हराया, क्योंकि जनता पक गई है, थक गई है इनके अलगाववादी और इनके जो नफरत की जो राजनीति करते हैं उससे थक गई है। और मैं बार बार कह रही हूं कि ये जो जिस तरह के भी बयान आ रहे हैं और धर्म को लेकर बयान आ रहे हैं, इनको लगता है कि जनता असल में इमोशनल होती है, उनको बड़ी राजनीति समझ नहीं आती। वो धर्म का नाम जैसे ही सुनते हैं तो उसकी वजह से वो किसी एक वोट कैंप को वोट करते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि जनता आज 75 साल के बाद, पिछले 5 साल में मैं कश्मीर में घूमी हूं और जम्मू कश्मीर में तो काफी भूखता है। जम्मू कश्मीर ने जितना इस पूरी तरह से उहापोह की स्थिति रही है या फिर जो टालमटोल वाली राजनीति रही है, उसकी जितनी कीमत जम्मू कश्मीर ने चुकाई है, शायद किसी और राज्य ने नहीं चुकाई होगी। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो रचनात्मक मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़े। इसी के साथ इस बहस को हम समापन करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। Zee News.